हेलो फ्रेंड्स, रैपिड रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आरसीसी सब्जेक्ट्स में हम कवर कर रहे हैं आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टिव पार्ट, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपके बेसिक मटेरियल फॉर आरसीसी। बेसिक मटेरियल ऑफ आरसीसी में आपने सबसे पहले डिस्कस किया था एग्रीगेट्स के बारे में। एग्रीगेट्स के बारे में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। आज जो हम बात करेंगे आपके एक और नए बेसिक मटेरियल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एक और बेसिक मटेरियल जिसका नाम है आपके पास सीमेंट। सीमेंट के पास दो प्रॉपर्टीज होती है, पहली सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी होती है और दूसरी फाइनेस प्रॉपर्टीज होती है। पहले हम सीमेंटिशियस प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। सीमेंटिशियस प्रॉपर्टीज में आपके पास यहाँ पर दो बाइंडिंग मटेरियल लिए जाते हैं। पहला आपके पास सीमेंट होता है तो दूसरा आपके पास पोजोलानिक होता है। सीमेंट के साथ हम डायरेक्ट वाटर ऐड करते हैं तो हमारे पास एक मिक्सचर बन जाता है, बट जब हम पोजोलानिक की बात करते हैं तो पोजोलानिक के साथ हमें एक और बाइंडिंग मटेरियल ऐड करना पड़ता है जिसका नाम है आपके पास लाइम। तो यहाँ पे जब हम पोजोलानिक बनाएंगे तो पोजोलानिक में हमें पोजोलानिक ऐड करना पड़ेगा, प्लस वहां पर एडिशनल क्या ऐड करना पड़ेगा सर? लाइम प्लस आपके पास वाटर ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इन्हीं को बोला जाता है आपके पास दैट इज सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी। क्लियर है? सीमेंट प्लस वाटर और यहाँ पे होगा आपके पास पोजोलानिक प्लस लाइम प्लस वाटर। क्लियर है? अब सबसे पहले जब हमारा सीमेंट यूज नहीं करते थे तो हम किसका यूज करते थे? बिफोर सीमेंट हम अपने लाइम का यूज करते थे। किसका यूज करते थे सर? लाइम का। बट नाउ इट इज, आज के दिन में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो आपका कौन सा है सर? सीमेंट यूज किया जाता है। तो अब हम लिख सकते हैं अब क्या यूज किया जाता है सर? आपका सीमेंट यूज किया जाता है। क्लियर है? बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। क्लियर है? सीमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टीज सर इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है, ये बाइंड करके रखता है। और दूसरी कौन सी होती है सर इसमें प्रॉपर्टीज? ये एडहेसिव एंड कोहेसिव नेचर का होता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। क्लियर है? ये दोनों ही प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को आप बड़े इजीली लर्न रख सकते हैं। अब आता है सर इनकी डेंसिटी कितनी होती है? तो डेंसिटी कितनी होती है ये भी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो डेंसिटी होती है आपके पास 1440 kg पर मीटर क्यूब। कभी कभी डायरेक्ट क्या पूछा जाता है आपसे? यूनिट भी पूछा जाता है। तो डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है सर सीमेंट की? 3.14 से लेकर 3.15 के बीच में होती है। क्लियर है? इसके इन्वेंटर कौन थे? तो जोसेफ एस्पिडीन थे। कौन थे भाई? आपके जोसेफ साहब जी थे, एस्पिडीन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। कौन थे? जोसेफ एस्पिडीन थे। क्लियर है? तो जितने भी एडिशनल पॉइंट्स थे वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पोजोलानिक में आपको क्या याद रखना है जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है? इनके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। इनके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं पोजोलानिक का? जैसे राइस हस्क ऐश हो गया आपके पास, फ्लाई ऐश हो गया है, मेटाकेओलाइन हो गया आपके पास, और सुर्खी मोटार हो गया। इनमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं डियर। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं राइस हस्क ऐश की। जो आपके पास राइस हस्क ऐश होता है वो वेरी फाइन मटेरियल्स होता है, जिसका जो साइज होता है वो 3 से 10 माइक्रोमीटर्स के बीच में होता है। ये बहुत बारी पूछा जाता है आपसे, साइज कितना होता है सर राइस हस्क ऐश का? 3 से 10 माइक्रोमीटर का होता है। और यहाँ पे ये कैसा होता है सर? आपके पास वेरी फाइन मटेरियल्स होता है। क्लियर है? उसके बाद आता है ये क्या करता है, इसका काम क्या है आपका? तो ये क्या करता है? रिड्यूस द वर्केबिलिटी, आपके वर्केबिलिटी को कम करता है, जबकि आपके वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। यही दो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं राइस हस्क ऐश में, उनमें राइस का परसेंटेज कितना होता है? तो वहां पे जो राइस का परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आपने बताना है। राइस का कितना होता है सर आपके पास? यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% होता है। क्लियर है? उसी तरह से हम बात करेंगे आपके फ्लाई ऐश की। अब जो फ्लाई ऐश होता है वो भी आपके पास फाइनली डिवाइड द रेजिड्यू, कि जब भी आप क्या करते हैं कि अपना मटेरियल को किसी चैम्बर से पास करवाते हैं तो उसके बाद कुछ वहां पे रेजिड्यू लेफ्ट रह जाते हैं, जो वेरी स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एज ए फ्लाई ऐश बोलते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर इसका नाम फ्लाई ऐश क्यों पड़ा? फ्लाई ऐश इसका नाम इसीलिए पड़ा कि इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्रॉम द कंबशन ऑफ चैम्बर के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है सर? कंबशन ऑफ चैम्बर के थ्रू होता है। और ये कैसा होता है सर? आपके पास एक रेजिड्यू की फॉर्म में होता है।
क्लियर है। उसके बाद आता है कि सर जो आपके पास फ्लाई ऐश होता है वो एसिडिक नेचर में भी हो सकता है, एल्काइन नेचर में भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग एल्काइन नेचर का भी होता है। अब कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट उनका पीएच पूछा जाता है। जब एसिडिक ऐश होता है तो उनका पीएच कितना होता है सर, आपके पास 1.2 से 7 होता है। और जब सर स्ट्रॉन्ग एल्काइन होता है तो कितना होता है सर, आपके पास 11 से 30 होता है। क्लियर है। और जब एल्काइन ऐश होता है तो 8 से 9 होता है। इसको आप एज ए मिडल एल्काइन ऐश भी बोल सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद बारी आती है आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल की, मेटाकाओलाइन क्ले। मेटाकाओलाइन क्ले से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पुट अप किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला इसका साइज पूछा जाता है। तो ये भी वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिसका साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर्स के बीच में होता है। क्लियर है। इसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है सर, कितना होता है सर, 700 से लेकर 900 मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। क्लियर है। किसका, मेटाकाओलाइन का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 700 से 900 मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। क्लियर है। उसके बाद आता है सर इसका मेन फंक्शन क्या है। मेटाकाओलाइन क्ले का जो सबसे बड़ा फंक्शन है, ये क्या करता है, एक्सेलरेट द इनिशियल सेटिंग टाइम। क्या करता है, ये एक्सेलरेट करता है आपके इनिशियल सेटिंग टाइम को। क्लियर है। उसके बाद आता है आपके पास सुर्खी मोटार। अब जो सुर्खी मोटार होता है, जो भी आपका जब आप अपनी ब्रिक को बर्न करते हैं तो वहां पर कुछ पाउडर फॉर्म में आपको मिलता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, सुर्खी मोटार। ये एक बर्न्ड क्ले होता है और या आप इसको ब्रिक डस्ट भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर इसका नाम सुर्खी क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो हमें पाउडर की फॉर्म में मिलता है, कहाँ से मिलता है, ब्रिक की डस्ट से मिलता है। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसका मेन फंक्शंस क्या है। इसका मेन फंक्शन है स्टूडेंट टू इम्पार्ट द हाइड्रोलिसिटी। ठीक है, ये हाइड्रोलिसिटी को इम्पार्ट करता है, इंप्रूव द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, और साथ में ये स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को भी इंप्रूव करता है। क्लियर है। तो मेटाकाओलाइन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है डियर। तो ये सारे वो पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टीज की। सेकंड प्रॉपर्टीज होती है आपके पास फाइनेंस प्रॉपर्टीज। जब भी हम फाइनेंस प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसके लिए हम मेनली 3 टेस्ट करते हैं। सबसे पहला आता है सीव टेस्ट, उसके बाद आता है ब्लेन एयर परमेबिलिटी और लास्ट में आता है वैगनार टर्बिडिमीटर्स। ठीक है। हालांकि वैगनार टर्बिडिमीटर्स अभी नहीं करवाया जाता है, बट आपको नाम याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। जब भी हम बात करते हैं सीव टेस्ट की, तो ये क्या मेजर करता है, आपके सीमेंट का फाइनेंस मेजर करता है, यानी कि ग्रेन साइज मेजर करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या रखना है कि सर यहाँ पे सीव साइज कितना होता है, तो देखिएगा यहाँ पे जो आपके पास सीव साइज होता है वो कितना होता है सर, आपके पास वो 90 माइक्रोन होता है। कितना होता है, वो 90 माइक्रोन होता है। और सीव नंबर क्या होता है सर, ये भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जाता है। सीव नंबर आपके पास 9 होता है। क्लियर है। सीव नंबर क्या होता है, 9 होता है। यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन होगा वो कितना होना चाहिए, आपके पास शुड नॉट बी मोर देन 10% से ज्यादा यहाँ पर वेट रिटेन नहीं होना चाहिए। क्लियर है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है सर ब्लेन एयर परमेबिलिटी। अब जब हम बात करते हैं ब्लेन एयर परमेबिलिटी की, तो ये क्या मेजर करता है सर, ये मेजर करता है आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्लेन एयर परमेबिलिटी मीटर का यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या किसका यूज करते हैं सर, एक मीटर का यूज करते हैं, और उस मीटर का नाम क्या है, ब्लेन एयर परमेबिलिटी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। ब्लेन एयर परमेबिलिटी, परमेबिलिटी। क्लियर है। उसके बाद इसमें और क्या याद रखना कि जो यहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है SSA, वो क्या होता है आपके पास, सरफेस एरिया बाय सरफेस एरिया लिख सकते हैं, सरफेस एरिया बाय क्या होगा आपके पास, वेट ऑफ सब्सटेंसेस, सरफेस एरिया बाय वेट ऑफ सब्सटेंस। ये वो पॉइंट्स है जो आपको बस याद रखने हैं, ज्यादा इसमें कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। ठीक है। और जो आपके पास स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है उसका रिलेशन क्या होता है, स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कि जितना ज्यादा आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया है होगा उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। उसी तरह से जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, कोर सेग्रीगेट का।
कि जितना ज्यादा आपका कोर्स एग्रीगेट का साइज होगा उतना कम आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा। क्लियर है? ये वो पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। क्लियर है? बस इतना ही रखना है और ये आपको सिर्फ नाम याद रखना है, वैगनर टर्बिडीमीटर्स। क्लियर है? तो फाइनेंस प्रॉपर्टीज में 3 टेस्ट किए आपने, सीव टेस्ट किया, प्लेन एयर परमेबिलिटी और वैगनर टर्बिडीमीटर्स। ठीक है? ये क्या मेजर करता है? ग्रेन साइज मेजर करता है, जहाँ पे सीव का साइज कितना होता है सर? 90 माइक्रोन होता है। सीएम नंबर 9 रहता है और परसेंटेज ऑफ वेट रिटर्न 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? प्लेन एयर परमेबिलिटी में हम किससे मेजर करते हैं सर? इससे हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया मेजर करते हैं। क्लियर है? जहां पे एक मीटर यूज करते हैं, प्लेन एयर परमेबिलिटी मीटर्स, जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या बताता है? सरफेस एरिया बाय वेट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है? ये एक रिलेशन है और ये भी रखना है कि जो आपके पास स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा वो शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए? 2250 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? ये बात आपको ध्यान, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो कभी कभी आपके पास यहाँ पर स्पेसिफिक सरफेस एरिया की यूनिट पूछी जाती है, तो आपने यहाँ पे यूनिट बताना है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। क्लियर है? दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर हुई, फाइनस प्रॉपर्टीज भी क्लियर हुआ और आपकी सीमेंटिशियस प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो गई है। अब जो लास्ट में हम देखेंगे आपके वो ग्रेड ऑफ सीमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम मेनली 3 ग्रेड यूज करते हैं, ओपीसी 33, ओपीसी 43 और ओपीसी 53। क्लियर है? अब सबसे पहले आपको क्या जानना है कि सर यहाँ पर इसका 33, 43 और 53 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आफ्टर 28 डेज। ठीक है? तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि जो सर ये 33, 43 है, 33, 43 और 53, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, या हम क्या बोल सकते हैं? या बोल सकते हैं सीमेंट सैंड मोटार, सीमेंट सैंड मोटार, मोटार आफ्टर एट 28 डेज। ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे 33, 43, 53 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोलो या बोल सकते हैं सीमेंट सैंड मोटार आफ्टर 28 डेज। क्लियर है? तो जो स्ट्रेंथ आपके पास यहाँ पे होगी, जैसे 33 है तो ये हो जाएगी 33 मेगा पास्कल बोल सकते हैं आप, या न्यूटन पर mm स्क्वायर बोल सकते हैं। 43 मेगा पास्कल, ठीक है, और आपके पास 53 मेगा पास्कल हो गए हैं। ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखना है। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई है। अब जब क्वेश्चन उठता है कि सर जो ओपीसी 33 है उसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका जो यूज है डियर वो स्मॉल कंस्ट्रक्शन वर्क में करते हैं, स्मॉल कंस्ट्रक्शन वर्क में करते हैं। ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखना। बट जब हम बात करते हैं किसकी सर? आपके ओपीसी 43, तो इसका यूज कहाँ करते हैं? ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क में करते हैं, ऑल आरसीसी कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है? ये बात ध्यान रखना है। बट जब हम बात करते हैं आपके पास ओपीसी 53, इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज किया जाता है हाई राइज बिल्डिंग में, क्या? मैसिव स्ट्रक्चर्स। आप लिख सकते हैं इसका यूज हम हाई राइज बिल्डिंग एंड मैसिव स्ट्रक्चर्स में कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास हो गया डैम, हो गया ब्रिज, हो गया एक्सेट्रा। क्लियर है? ये पॉइंट्स आपको सिर्फ याद रखने हैं। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि जस्ट इनमें से कौन सा ग्रेड ऐसा है जो आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड ग्रेड है। तो अगर हम बात करते हैं जो आपके पास ओपीसी है, ये क्या है? आपके पास स्टैंडर्ड ग्रेड नाम दिया गया, इसको क्या नाम दिया गया है? स्टैंडर्ड ग्रेड, स्टैंडर्ड ग्रेड का नाम दिया गया है। क्लियर है?
एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो सर OPC 33 है इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होता है? तो इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है सर 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं इसका, तो इसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो 2250 से लेकर 3400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं OPC की, तो इसका क्या होता है सर, स्पेसिफिक सरफेस एरिया मोर देन 3400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, इससे अलावा आपको कुछ याद भी नहीं रखना है। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड मटेरियल था, यानी कि थर्ड मटेरियल, जिसमें हमने सीमेंट डिस्कस किया, ठीक है। सीमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे कवर करने थे आपके आरसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको ही कवर किया है। वैसे आपने जब बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन उसकी स्टडी करोगे तो वहां पर भी आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा एक नजर डालता हूँ कि अभी तक आपने कौन कौन से मटेरियल जान लिए हैं। सबसे पहला जो आपने मटेरियल यहाँ पे देखा था एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट आपने स्टडी किया, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट की जगह आपने फिर फाइन एग्रीगेट स्टडी किया सर। फाइन एग्रीगेट के बाद आपने सीमेंट यूज किया, और सीमेंट के बाद आप क्या यूज करेंगे, अब हम वाटर का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बना क्या रहे हैं सर, हम यहाँ पे बना रहे हैं भी अपना कंक्रीट बना रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा कंक्रीट बन जाएगा तो उसके बाद हम ना रेनफोर्स्ड भी बना देंगे, यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट भी बना देंगे। क्लियर है। तो जब तक मैं आपका नेक्स्ट मटेरियल लेकर आता हूं तब तक आप इसी तरह से मेरी वीडियो को पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।